हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं। पिछले एक साल के 2020 से लेके 2021 तक जितने भी रिपोर्ट्स, जितने भी इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट्स जो होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस होंगे ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो हम सबसे पहले तो जितने इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में कुछ मिसलिनियस जो बचते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो बनने वाला है, तो ये हमारा पहला पार्ट होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस के ऊपर सवाल कैसे बनते हैं। तो आपको दो या तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अब सपोज कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको कौन रिलीज़ करने वाला है ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कोलैबोरेशन अगर किसी एजेंसी के साथ है और अगर वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इंडेक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस लिए इंडेक्स है, क्या है, ठीक है। पैरामीटर्स अगर होंगे तो पैरामीटर्स के ऊपर भी सवाल आता है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर 2019 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर सवाल आया था, तो उसमें एक पैरामीटर को पूछ लिया था, ठीक है। मैं सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से 2 या 3 आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन फर्स्ट है, कौन लास्ट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है इसे नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अभी आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 2030 मतलब 2030 तक कुछ गोल्स कुछ गोल्स यूनाइटेड नेशन ने दिए। इन गोल्स को हमें अचीव करना है, जैसे पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, या फिर एजुकेशन सेक्टर, जेंडर पैरिटी। तो इस तरह से आपके पास 17 गोल्स है और ये आपको 2030 तक अचीव करने हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो इंडिया ने सोचा कि चलो हम इंडिया के लिए भी एक स्पेशल इंडेक्स बना देते हैं, जिसे इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स कहा गया है। और यूनाइटेड नेशन का पूरा सपोर्ट है इसके लिए, ठीक है। लेकिन खास बात है आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया है ये 16 डेवलपमेंट पैरामीटर्स के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। 17 के ऊपर नहीं निकाला जाएगा, 16 के ऊपर निकाला जाएगा। और इसमें जो स्कोरिंग होंगी वो 0 से 100 तक होंगी, ठीक है। तो इसे रिलीज़ कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो रिलीज़ कौन करता है, ये सबसे पहला सवाल बनता है। तो नीति आयोग इसे रिलीज़ करता है इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन, ठीक है। देन इट रिप्रेजेंट द आर्टिकुलेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ ग्लोबल गोल्स अंडर 2030 एजेंडा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। 2030 का जो एजेंडा है उसके अंदर ही इन इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। अभी इंडिया के लिए ये जो इंडेक्स है ये स्पेसिफिकली रिलीज़ करने की जो कारण जो है वो ये है कि इंडिया के जो स्टेट्स है वो किस तरह से परफॉर्म करने हैं, मतलब कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो केरला ने इस बार भी इसमें टॉप किया है, ठीक है। 3rd टाइम जब से इंडेक्स लॉन्च हुआ है तब से केरला ही टॉप कर रहा है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। वर्स्ट परफॉर्मेंस तो आप गेस कर सकते हो, इट इज़ बिहार, झारखंड एंड आसाम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ पे विकास नहीं होता, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं जाती है, तो अलग अलग रीज़न है। तो सबसे पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इसके बारे में हमको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो नीति आयोग रिलीज़ करता है, दूसरा यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेशन होता है, तीसरा केरला जो टॉप परफॉर्मर रहा है। और इसमें जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की, इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है अगर थोड़ा डीप में जाके अगर सवाल आएगा तो, ठीक है। सबसे पहले तो एस्पिरेंट, उसके बाद परफॉर्मर कैटेगरीज है ये, ठीक है, फ्रंट रनर और अचीवर। तो अचीवर तो अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, तो अगर किसी स्टेट का स्कोर 100 के आसपास आ जाता है तो फिर वो अचीवर है, ठीक है। फ्रंट रनर में केरला आ जाएगा। परफॉर्मर मतलब जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। एस्पिरेंट मतलब जो जैसे कि बिहार, झारखंड, आसाम, ये एस्पिरेंट है, ठीक है। ये अभी भी काफ़ी पीछे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इंडिकेटर्स पे। तो ये हमारा फर्स्ट था। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है विपो, ये इसे रिलीज़ करता है इन एसोसिएशन विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद कॉर्नेल एंड इनसीड, ठीक है। अभी ये क्या करता है, तो जो यहाँ पे इनोवेशन जो वर्ड है ना इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इनोवेशन मतलब क्या होता है कि रिसर्च करना है, ठीक है, नई चीज़ें खोजना। तो ये उन कंट्रीज़ को रैंक करता है कि जो कंट्री सबसे बेस्ट होगी इन इनोवेशन। अभी देखो यहाँ पे 130 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, ठीक है, 130 कंट्रीज़ को दुनिया के।
और पैरामीटर्स क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये 4 पैरामीटर है। 2020 के लिए थीम क्या है, यूपीएससी थीम के ऊपर फोकस नहीं करेगी, बाकी जो एग्जाम्स होंगे रेलवे या फिर बैंकिंग जो क्लरिकल एग्जाम्स होती हैं इसमें थीम वगैरह पूछे जा सकते हैं, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में थीम आएगी इसके चांसेस बहुत कम है। टॉप परफॉर्मर्स कौन है, स्विट्जरलैंड है, पिछले 2-3 सालों से स्विट्जरलैंड ही टॉप कर रही है। उसके बाद स्वीडन, यूएसए, यूके, नीदरलैंड। इंडिया इज़ इन 48 पोजीशन, ठीक है, इंडिया की पोजीशन 48 है, बट टॉप 50 में हम आ चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इन एशियन इकोनॉमीज चाइना, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम हैव मेड मोस्ट प्रोग्रेस। चाइना इंडिया से आगे है, ठीक है, मतलब कौन सा देश ज़्यादा इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है, किस देश में ज़्यादा पेटेंट आ रहा है, पेटेंट निकल रहा है, उस बेसिस पे इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले रिलीज़ कौन करता है, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है, जैसे कि एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही तो इनोवेशन होगा ना। एजुकेशन सेक्टर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, जैसे कि आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज एंड स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है, वहाँ पे बच्चे फिर लैब में कुछ परफॉर्म कर ही नहीं सकते। देन बिजनेस सोफिस्टिकेशन क्या है, तो इन बेसिस पे इसे निकाला जाता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड टॉप कर रहा है पिछले 2-3 सालों से, और इंडिया की पोजीशन आपको याद रखनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये था इंडिया इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ऐसा ही एक सेम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, उसे भी देख लेते हैं। देन नेक्स्ट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है उसे नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, नीति आयोग। तो आप क्या करना, नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्सेस को रिलीज़ करता है इसकी एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। या फिर मैं कल जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें नीति आयोग जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नीति आयोग है, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वाइड फंड के कौन से रिपोर्ट्स होते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इनके एक लिस्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएंगी। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है नीति आयोग, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विपो, ठीक है। तो इंडेक्स क्या कहता है, तो इंडेक्स जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के लाइन पे ही इसे, मतलब उसके तर्ज पे इसे लाया गया है, ठीक है। इट इज़ डेवलप टू अमेलियोरेट द इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज। तो इंडियन स्टेट्स और यूटीज जो है हमारी, ठीक है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ऑन द इनोवेशन फील्ड में, ठीक है, उसके बेसिस पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को लाया जाता है। तो फिर से इसका यही एम है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो अभी पैरामीटर्स क्या होंगे, तो पेटेंट्स पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पब्लिकेशन इन साइंटिफिक जर्नल्स, देन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम स्पेंड कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर, काफ़ी कम है इंडिया में, 1% से भी कम है, हम जीडीपी की 1% भी इनोवेशन के ऊपर स्पेंड नहीं करते, तो इसी वजह से हम इनोवेशन जो है हमारे देश में कम होता है। देन डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है, लेवल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें 4 पैरामीटर्स है और यहाँ पे लगभग 5 पैरामीटर्स है, ठीक है। मेजर स्टेट जैसे कर्नाटक जो है वो टॉपर रहा है, बैंगलोर की वजह से कर्नाटक टॉप करता है हमेशा। देन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार लोवेस्ट है। हिमाचल प्रदेश जो है वो उसने टॉप किया है हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और दिल्ली का जो स्कोर है वो हाईएस्ट है देश हमारे कंट्री में 46.6, लक्षद्वीप का लोएस्ट है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, नीति आयोग रिलीज़ करता है। पैरामीटर क्या है आप याद रख सकते हो, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि पैटर्न जो बदल रहा है, कट ऑफ लो जा रहा है। आपको पता ही है पिछले साल यूपीएससी सिविल सर्विस का कट ऑफ जो वो 89 पे आ गया था, तो पेपर की टफनेस जो है बढ़ रही है। तो थोड़ा डीप में भी सवाल पूछे जाने लगे। अभी 2019 में क्वेश्चन पूछा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, तो पैरामीटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें थोड़ा डीप में जाना होगा। देन कर्नाटका इज़ मेजर अचीवर, ठीक है। तो ये था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो जो मेजर इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, नीति आयोग है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, तो ये जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो इंडेक्स होंगे या फिर रिपोर्ट्स होंगे वो हमें याद रखने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अबाउट वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अबाउट इंडेक्स क्या कहता है, तो ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, स्किल, हेल्थ। तो ह्यूमन कैपिटल, तो एक हमें पता है कि ह्यूमन जो है एक रिसोर्स है, इंसान जो है रिसोर्स है, लेकिन वो रिसोर्स कब बनता है, जब उसके पास स्किल होगा, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन, चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चाइना ने अपने देश की जो गरीबी है वो कम की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें स्किल दिया है। तो स्किल देने की वजह से जो पॉपुलेशन थी, उन्हें स्किल आने की वजह से वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब ह्यूमन कैपिटल उसे ही कहेंगे। अगर पॉपुलेशन है, जैसे कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसे कहा जाता है, लेकिन स्किल ही नहीं है, तो स्किल नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, बीमार हो गए आप, ठीक है, नॉलेज नहीं होगा आपके पास, तो फिर वो ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या कहता है, या फिर वो क्या बताने की कोशिश करता है कि किस देश में
जो ह्यूमन्स है या फिर जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। तो पैरामीटर्स यहाँ पे क्या यूज़ हो रहे हैं, तो हेल्थ एंड एजुकेशन यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो देखे जाते हैं चिल्ड्रन के लिए। 174 देशों के लिए ये निकाला जाता है, ठीक है। मार्च 2020 के पहले का, ठीक है, 2020 के पहले का इंडेक्स है। 98% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करता है। इंडिया की रैंक जो 116 है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, तो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, ठीक है। देन इंडिया की रैंक 116 है। बाकी से ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग एंड म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग एंड म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या कहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इसने इसे रिलीज़ किया है, ठीक है। ईज़ ऑफ लिविंग एंड म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स दोनों को। अभी म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो क्या कहता है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ को ये रैंक करेगा अक्रॉस एरियाज, उनकी जो सर्विस है वो देखी जाएगी, फिनांस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इन सब बेसिस पे म्यूनसिपैलिटीज़ को यहाँ पे रैंक किया जाएगा, ठीक है। दिल्ली विद बिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इंडेक्स नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। मिलियंस, इंदौर जो इसमें टॉप किया, इंदौर काफ़ी क्लीनेस्ट सिटी भी है, ठीक है। देन इन लेस देन, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। बस आपको इतना याद रखना है कि म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स भी सेम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन रिलीज़ करता है, ठीक है। दोनों इंडेक्स डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, देन अगेन वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ठीक है देख लेते हैं फिर भी एक बार रिपोर्ट के बारे में। कंसिडर द न्यू पुअर विल बी मोर अर्बन पुअर, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली न्यूली जो पुअर इंडिविजुअल्स है सब सहारन अफ्रीका में और साउथ एशियन रीजन में, इनके ऊपर फोकस करता है। पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग। बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन को कौन कैरी करता है, तो वो नीति आयोग करता है, ठीक है। और वो पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है, ये एक बात आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, ठीक है। कोरोना की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ये इस इंडेक्स को रिलीज़ कर रही है, काफ़ी लंबा नाम है, ठीक है। एंड बुंडविक एंड विकलिंग हिप्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुअर्टगार्ट जर्मनी, इनके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। वैसे तो प्राइवेट इंडेक्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से ये इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था पिछले साल, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, और इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट का पार्ट है। इट डिस्क्राइब्स डिजास्टर रिस्क फॉर वेरियस कंट्रीज एंड रीजन्स थ्रू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी। ओशनिया जो वो हाईएस्ट रिस्क पे है, ऐसा इस इंडेक्स में कहा गया है। ओशनिया मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है उस एरिया को ओशनिया कहा जाता है। तो हाईएस्ट रिस्क पे क्यों, क्योंकि अगर सपोज कि टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा, 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर अगर दुनिया का बढ़ता है तो सी लेवल जो है वो कई मीटर से ज़्यादा, कई मीटर राइज होने वाली है। और अगर सी लेवल इतना राइज हो जाएगा तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है तो डूबने वाले हैं। हमारा मुंबई जो है, ठीक है, इंडिया का जो मुंबई है ना फिनेंशियल कैपिटल, वो भी डूब जाएगा आराम से। अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर राइज होता है तो मुंबई भी आराम से डूब जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ओशनिया जो हाईएस्ट रिस्क पे, क्योंकि वो काफ़ी सी लेवल पे काफ़ी लो आता है वो, फॉलोड बाय अफ्रीका एंड अमेरिका। अफ्रीका क्यों हाईएस्ट रिस्क पे रखा गया है, क्योंकि अफ्रीका में पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और जब भी कोई कैलेमिटीज आती है तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट पुअर ही होंगे, और अमेरिका उसके बाद रखा गया है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिजास्टर वर्ल्ड वाइड, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट का पार्ट है। और हाईएस्ट जो रिस्क है वो ओशिनिया कॉन्टिनेंट की है, फॉलोड बाय अफ्रीका एंड अमेरिका। इंडिया की रैंक 89 है अमॉन्ग 181, तो ठीक ठाक है, थोड़ी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 4th मोस्ट एट रिस्क इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में इंडिया को 4th नंबर पे रखा गया है। मोस्ट रिस्की मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क एशिया में, अगर 3 देशों के बाद अगर कोई है रिस्की कंट्री जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होने वाला है, वो है इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंपॉर्टेंट है, IMF के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये साल में 2 बार होगा, ठीक है, एक तो अप्रैल में आएगा, दूसरा अक्टूबर में आएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो IMF के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। एक और होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हम कल देख लेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो IMF के द्वारा रिलीज़ होता है साल में 2 बार, ठीक है। देन नेक्स्ट
नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट पार्टनर्स है और क्लाइमेट एक्शन ये भी इसका पार्टनर है, लेकिन जर्मन वॉच जो है वो मेन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अभी ये इंडेक्स क्या करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये देखेगा कि कौन सी कंट्री जो है वो अच्छा काम कर रही है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है अभी, तो कौन सा ऐसा देश है जो ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम इमिट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट कर रहा है, क्लाइमेट पॉलिसीज बना रहा है। तो जो कंट्री जो देश इन 4 पैरामीटर्स के लिए अच्छे से काम कर रहा है वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में उसकी रैंक अच्छी आएगी। जैसे कि इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 10th इंडिया की रैंक है अमॉन्ग जो जितनी भी कंट्रीज 57 कंट्रीज़ के लिए इंडेक्स निकाला जाए, तो इंडिया की रैंक 10 है, 63 पॉइंट है आउट ऑफ 100। तो इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि हमारा टारगेट है ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट कर रहे हैं, एनर्जी इफिशिएंसी हम बढ़ा रहे हैं, कई अच्छी स्कीम्स आई उसके लिए, क्लाइमेट पॉलिसीज़ है हमारी। तो टॉप 3 रैंक जो है उसमें तो कोई आया नहीं है खास टॉप 3 रैंक्स। देन सिर्फ G20 नेशंस जो है यूके इंडिया अमॉन्ग द हाई रैंकर्स इन CCPP। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके बारे में आपको याद क्या रखना है कि जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, 57 देशों के लिए इसे रिलीज़ किया जाता है, प्लस यूरोपियन यूनियन भी इसमें है, ठीक है, जो 90% ऑफ द ग्लोबल इमिशन करती है, ठीक है। और पैरामीटर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, क्लाइमेट पॉलिसी, और ये इसका वेटेज है, ठीक है। और G20 जो देश है इंडिया यूके ये हाई रैंकर्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। और इंडिया की जो रैंकिंग है ओवरऑल अच्छी है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है। तो नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, काफ़ी पुराना इंडेक्स है और इम्पोर्टेंट भी है। 3 पैरामीटर्स है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू नॉलेज मतलब एजुकेशन, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे इसे निकाला जाता है, ठीक है। और नॉर्वे मोस्ट ऑफ द टाइम इसे इसमें टॉप करता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं कौन सा है, डावोस डायलॉग है। डावोस डायलॉग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी काफ़ी रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है, तो इसको भी हम कल देख लेंगे कि कौन सी लगभग 10 से 12 रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है, ठीक है। देन वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, FAO के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये क्या करता है, ये ग्लोबल लेवल पे जो एग्रीकल्चर जो कमोडिटी मार्केट्स हैं उसके ट्रेंड को मॉनिटर करता है कि ग्लोबल जो एग्रीकल्चर मार्केट है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखा जाता है या फिर मार्केटिंग होती है वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसी को ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जो मॉनिटर करता है, ठीक है। मंथली चेंज देखे जाते हैं कि जो प्राइजेज है फूड बास्केट की वो किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। मेजर जैसे सीरियल्स होगा, ऑयल सीड होगा, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, शुगर, ठीक है। बेस पीरियड 2014 से 2016 है। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जो FAO के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ होती है। 180 कंट्रीज़ के द्वारा कंट्रीज़ के लिए रिलीज़ की जाती है, 0 से लेके 100 तक। मतलब अगर अगर 0 की तरफ अगर कोई देश है तो वो हाईली करप्ट है, और अगर 100 की तरफ है वो तो वो फिर वेरी क्लीन है। तो रैंक स्कोर दिया जाता है, ठीक है। अगर सपोज किसी कंट्री का स्कोर है 90 तो कंट्री में जो है वहाँ पे करप्शन कम है, और अगर किसी कंट्री का स्कोर 1 है तो 1 है मतलब कोई टॉपर नहीं, अच्छा नहीं है, वो मतलब हाईली करप्ट है, ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोरिंग कंट्रीज जो डेनमार्क है, मतलब यहाँ पे करप्शन सबसे कम है। न्यूजीलैंड है विद द स्कोर ऑफ 88, देखो कितना बढ़िया स्कोर है 88। न्यूजीलैंड और डेनमार्क में मतलब करप्शन ना के बराबर है। फिनलैंड, सिंगापुर ये कुछ टॉप गेनर्स हैं। साउथ सुडान, सोमालिया ये बॉटम 12 में आते हैं, ठीक है। मतलब हाईएस्ट करप्शन यहाँ पे होता है। इंडिया की रैंक 86 है और स्कोर 40 है, मतलब ठीक ठाक है, हम बीच में, ज़्यादा करप्शन है नहीं, ज़्यादा करप्शन है। 50 के नीचे मतलब हम भी हाईली करप्ट में ही आएंगे। अगर ये 60-50 के ऊपर होता तो ठीक ठाक होता, ठीक है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ज़्यादा कुछ इसमें पूछे जाने के चांसेस तो नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था, ये पार्ट 1 था। अगले वीडियोज़ में हम ये तो इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में हम इससे थोड़े जो कम इंपॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगा जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, उसके बाद
नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ कौन से होते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन से रिलीज़ होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इनकी लिस्ट मैं आपको बना के दे दूँगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए कि अगर सपोज मैच द फॉलोइंग में आ गया, ठीक है, यहाँ पे होंगे इंडेक्स और यहाँ पे होंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में। आपका 10 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लो इन वीडियोज़ को। 2 से 3 वीडियोज़ आएंगे आपके, हो जाएंगे 10-15 मिनट का एक वीडियो होता है, ज़्यादा लंबा तो वीडियो में बनाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। तो आपका पूरा 2 साल के जो इंडेक्स होंगे वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, 2 से 3 वीडियोज़ में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो, और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना, ठीक है।